जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, जो अभी का ये लेक्चर होने वाला है ये पॉलिटी का होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह के टाइम पर हमारी जो क्लास होती है मॉडर्न हिस्ट्री की हो रही है और सफलता सीरीज हम लोगों ने जो ये हमारा 1-1.5 महीना है, जब तक हम जीएस को पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक नाम दिया गया है इस सीरीज को सफलता सीरीज। ठीक है। दूसरी बात, आपका जो ये शाम वाला टाइम है, जो ये रात वाला टाइम है, जो वीडियो रात को रिकॉर्ड किए जाते हैं उन वीडियोस के अंदर हम लोग पॉलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि सुबह के टाइम हम मॉडर्न हिस्ट्री और शाम को हम पॉलिटी कवर करेंगे। तो आज का हमारे पहला लेक्चर होगा पॉलिटी के ऊपर। मॉडर्न हिस्ट्री की आप लोगों को 3 क्लास मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी पेन आप लोग ले लीजिए। ठीक है। पॉलिटी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी यानी कि हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, राजनीतिक विज्ञान के बारे में। ठीक है। यानी कि आप यूं कहे राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तो अब आप देखिए, ये राजनीति विज्ञान जो है इसे ही हम कह सकते हैं राजनीतिक दर्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्या कह सकते हैं, राजनीतिक दर्शन भी बोल सकते हैं। और राजनीतिक दर्शन की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है यूनान से। ठीक है। कहाँ से मानी जाती है, यूनान से। ठीक है। अब देखिए, जो यूनान है और यूनान में भी सबसे पहले इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो ग्रीस को जो कंट्री है उसे मानी जाती है। और ग्रीस की राजधानी पड़ती है कहाँ, आपका एथेंस में। ठीक है। एथेंस से आप लोग कह सकते हो कि इस जो ये सब्जेक्ट है हमारा कौन सा, राजनीतिक दर्शन यानी कि जो हमारी पॉलिटी है, जो हमारा राजनीतिक विज्ञान है, इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। जो ये स्टार्टिंग है ये आप लोगों के लिए एक तरीके का इंट्रोडक्शन है पॉलिटी का। ठीक है। जो आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए क्या क्या कर्म रहता है। सबसे पहले यूनान में एक शख्स होते हैं जिन्हें आप कहते हैं कौन, यूनान में होते हैं सुकरात। ठीक है। क्या नाम ध्यान रखना है, यूनान में किस शख्स को पॉलिटी की जो शुरुआत करने वाला माना जाता है वो है आपके सुकरात। लेकिन इनके द्वारा कोई भी और किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा जाता है। ठीक है। यानी कि ग्रंथ के मामले में इनका कोई भी चीजें इन्होंने नहीं लिखा है सुकरात ने। सुकरात की ही शिष्य और प्रगति करते हैं और शिष्य का नाम रहता है प्लेटो। ठीक है। और प्लेटो जो हैं इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है। ठीक है। बुक लिखी जाती है जिस बुक का नाम है रिपब्लिक। और ये जो बुक है रिपब्लिक आपकी, ये संबंधी इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है। जो संविधान जहां से आपके प्रश्न बनेंगे वो आगे चीजें स्टार्टिंग होगी। ठीक है। ये थोड़ा आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉलिटी आखिरकार है क्या। तो प्लेटो जो है, प्लेटो की बुक में जो रिपब्लिक है उसमें इन्होंने किसके बारे में बात की है, राजनीतिक शास्त्र के बारे में बात की है, यानी कि राजनीतिक पॉलिटी के बारे में बात की है। यही जो प्लेटो हैं इनके शिष्य आते हैं अरस्तु। ठीक है। प्लेटो के, शुक्रात के प्लेटो है, प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। तो जो ये अरस्तु है भाई, ठीक है, तो ये अरस्तु जो है इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है पॉलिटिक्स। ठीक है। पॉलिटिक्स किसकी बुक है आपसे पूछा जाता है तो पॉलिटिक्स बुक है आपके अरस्तु। ये चीजें बिल्कुल भी आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे द्वारा ये चीजें आप लोगों को थोड़ा बहुत बताई जा रही है कि आप लोगों को थोड़ा अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आगे देखिए, अरस्तु के ही शिष्य आते हैं कौन, अरस्तु के शिष्य आते हैं आपके सिकंदर। ठीक है। सिकंदर आते हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जो ये अरस्तु है, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, तो राजनीति विज्ञान के जनक हैं आपके कौन, अरस्तु। आप बोलोगे सर ये तो क्या, ये बताओ। ठीक है। जब अरस्तु हैं वो आर्ट्स और साइंस के दोनों सब्जेक्ट के क्या हैं, जनक हैं, तो क्या आप लोग पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है। आर्ट्स के बहुत कहते हैं सर हमें, साइंस वाले कहते हैं हमें आर्ट्स नहीं आती, आर्ट्स वाले कहते हैं सर हमें मैथ्स नहीं आती, हमें रीजनिंग नहीं है, ये नहीं आता, इसमें दिक्कत होती है। तो देखिए भाई, जब ये बंदा कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी जैसा आप अपने को ढालोगे आप लोग सब चीज सीख जाओगे। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इनसे संबंधित। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके बारे में, ठीक है, आपका राज्य व्यवस्था जो हमने पढ़नी है। इसको आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। थोड़ा सा मैं तब तक क्या कर लेता हूँ, इंक फुलफिल कर लेता हूँ।
आप लोग बोल रहे होंगे कि मास्टर जी बिल्कुल थोड़ा आराम से पढ़ाओ, इतनी जल्दी काहे की है, तो भाई बहुत कम टाइम बच रखा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जल्दी में रहो और मैं भी जल्दी में रहूँ, और जल्दी से हमारा क्या हो जाए, जीएस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। हाँ, जीएस जब हमारे पास समय आएगा, ठीक है, भगवान करे आपका भी सिलेक्शन हो, मेरा भी सिलेक्शन हो, ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे नहीं पढ़ना सिलेक्शन के बाद भी, ठीक है। बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे, ग्रुप सी की तो अभी कर रहे हैं, ठीक है, आपका पीसीएस की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, नया तहसीलदार हो गया, जो भी आपके प्री मेंस उसके बाद करेंगे, ठीक है, ये एग्जाम निकल गए तो उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो वहां पर बहुत डीप से पढ़ेंगे इनको, ठीक है। तो कोई ऐसी वाली बात नहीं, बट अभी आप लोगों को उतना पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना आपके लिए भी जरूरी है और मेरे को आपको पढ़ाना भी जरूरी है। तो भाई इतनी चीजें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय राज व्यवस्था की, ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था की। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले सबसे पहले राज्य व्यवस्था, ठीक है। राज्य व्यवस्था है, ठीक है, राज्य, इसको तोड़ दें आप, राज्य व्यवस्था को दे दो राज्य, यानी कि राज्य की व्यवस्था, ठीक है। तो इसको देखिए, राज्य की व्यवस्था, तो व्यवस्था का मतलब क्या आता है, सिंपल आता है नियम, ठीक है। और राज्य किसके लिए यूज होता है, परसों मैं बैठा था कहीं पे और बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी हमारी, तो एक मित्र, राज्य क्या होता है कि चाणक्य जी ने एक बात बोली है कि दो ज्योग्राफिकली जो राज्य एक दूसरे के आसपास रहते हैं वो उनके बीच कभी शांति व्यवस्था नहीं रह सकती, ठीक है। आप लोग देख लेना, ठीक है, जो भी आपका पड़ोसी होगा, आपका खेत खुद होगा, उसके साथ तो आप लोगों के विवाद उससे होते रहते होंगे। ये चीज चाणक्य ने आज से हजारों साल पहले बोली। तो वो आदमी कह रहा था कि भाई राज्य, थोड़ा उसने सोचा कि भाई गलत तो नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो ये गलत तो नहीं बोल रहा है, उसने बोला भाई दो राज्य कि दो कंट्री, ठीक है। तो मैंने उसको क्या बोलना था, मैंने बोला भाई दो कंट्री, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखें कि जहाँ पर राज्य शब्द आता है, ठीक है, आप पढ़ रहे हो चीज़ें, आप पॉलिटी के स्टूडेंट है, तो राज्य शब्द का यूज देश के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी, देश अलग चीज है, ठीक है, देश के लिए ही होता है, ठीक है, देश की ही बात कर रहा होता है, लेकिन राज्य का जो इस्तेमाल होता है पॉलिटी के अंदर कि दो राज्य कभी ज्योग्राफिकली एक नहीं हो सकते हैं, उस राज्य के बारे में, तो राज्य शब्द से लेना देना मतलब पूरा एक उस भूभाग से है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जिसके पास खुद की क्या है, संप्रभुता है, दूसरी जनसंख्या है, उसके पास अपना निश्चित भूभाग है, तो उसको क्या बोला जाता है, राज्य बोला जाता है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पॉलिटी के अंदर राज्य जो शब्द है उसका यूज किस चीज के लिए होता है, पूरी की तरीके देश के लिए होता है, ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अब देखिए, राज्य शब्द की जो जो परिभाषित किया गया, ठीक है, जो परिभाषित किया गया इस राज्य शब्द को, ये किया गया मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में, ठीक है। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन होता है, एक कन्वेंशन होता है, और ये कन्वेंशन आयोजित होता है आपका साउथ अफ्रीका में उरुग्वे देश के अंदर, ठीक है, उरुग्वे देश है, वहां पर ये आयोजित होता है, और वहां पर राज्य की परिभाषा बताई जाती है। और राज्य की परिभाषा क्या होती है कि राज्य का निश्चित अपने पास क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, ठीक है, जनसंख्या होनी चाहिए उस राज्य की खुद की, ठीक है, वहां की खुद की उसकी अपनी सरकार होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है। संप्रभुता यानी कि वो भी राज्य किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी के क्या क्या नहीं होना चाहिए वो राज्य, ठीक है, तो वो अधीन नहीं होना चाहिए। तो अब आपसे मैं पूछूं, ठीक है, एक अगर आप प्रश्न पूछूं कि भारत राज्य है कि उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, तो आप कहोगे, आप मेरे पे टूट पड़ोगे कि गुरुजी आप क्या बात कर रहे हो, उत्तराखंड राज्य है। हाँ, उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, लेकिन पॉलिटी की भाषा में उत्तराखंड राज्य नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के पास भूभाग है अपना, ठीक है, जनसंख्या अपनी है, सरकार अपनी है, लेकिन संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता किसके अधीन है, ठीक है, कहीं ना कहीं केंद्र जो है हमारा, ठीक है, जो भारत है उसकी क्या है, अधीन है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये थोड़ा ऐसी चीज है जो आप लोगों को अभी 1700, जब मजा पता है आप लोगों को कब आएगा, जब आप लोग पढ़ोगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 74 में क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, आपको बहुत आनंद आएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा माथापच्ची कीजिए आप लोग, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है,
क्योंकि एक बैकग्राउंड हमारा जो पॉलिटी की जो थोड़ी बहुत समझ है, जितनी आप लोगों के लिए जरूरी है, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, वो समझ आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग क्या कहेंगे कि अब है क्या राज व्यवस्था, ठीक है, नियम। अब ये नियम क्या है, तो नियम के हम कहें अब यहीं से हमारे पास क्या आएगी, संविधान की परिभाषा आएगी भाई। ठीक है, संविधान की परिभाषा क्या आएगी, संविधान की परिभाषा क्या आएगी आप लोगों के सामने, जो ये नियम राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था, ठीक है, का जो अध्ययन करते हैं हम लोग, उसे ही क्या बोलते हैं, राज व्यवस्था बोलते हैं। व्यवस्था का मतलब क्या है, नियम है। अब संविधान, ठीक है, संविधान क्या करता है, ठीक है, संविधान अगर नहीं हो, अगर लॉ नहीं है, तो सब लोग बिखरे पड़ेंगे ना। आप अपनी मर्जी से कुछ कर लोगे, मैं अपनी मर्जी से कुछ कर लूंगा, ठीक है, जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं करूंगा। अच्छा लगना अलग बात है, लेकिन आपको आपकी आदत है, ठीक है, कि आपको सिगरेट पीना बहुत पसंद है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे आदमी को सिगरेट का जो धुआं है उससे बहुत इरिटेशन होती होगी। अगर ये नियम ना बना दिया जाए सार्वजनिक स्थानों पर कि धूम्रपान करना मना है, इसका आपको जुर्माना पड़ेगा, तो ये आदमी को तो अच्छी आदत है ना, लेकिन दूसरे आदमी को उससे क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, इस छोटी छोटी चीजों के लिए क्या है होते हैं, संविधान के अंदर चीजें हैं, हम क्या करते हैं, उन नियमों का हम पालन करते हैं। जिन जिन नियमों से, जिन संस्कार, संविधान को एक तरीके का आप लोग संस्कार भी कह सकते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने जो संविधान है उन संस्कारों से हम बंधे हुए हैं। जैसे एक परिवार होता है ना, ठीक है, परिवार और एक आप देश ले लो, ठीक है, जिस तरीके से एक परिवार के लिए संस्कार जरूरी है, ठीक है, उसी तरीके से देश के लिए क्या है, किसी भी देश की प्रगति उन्नति के लिए संविधान जरूरी है। वो परिवार, उस परिवार का विघटन हो जाता है जिस परिवार में संस्कार नहीं होते हैं, और ठीक उसी तरीके से उस देश का भी विघटन हो जाता है, उस देश का वजूद खत्म हो जाता है जिस देश का संविधान नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें, अब देखिए परिवार में अगर संस्कार नहीं है, ठीक है, परिवार में अगर संस्कार नहीं है, ठीक है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ठीक है, कोई पर्दा ही नहीं है, मम्मी पापा हैं, कोई पर्दा ही नहीं है, कुछ जो जो बातें आप लोग अपने दोस्तों से कर रहे हैं, जो गाली गलौज अपने दोस्तों से कर रहे हैं, वही आप अपने परिवार के सामने कर रहे हो, तो उस परिवार का कुछ भला हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोग उस परिवार में संस्कार नहीं, आप आ रहे हो कहीं से रात को 12 बजे, ठीक है, अपना पे खा के आराम से, ठीक है, तो अगर संस्कार नहीं होंगे, तो अगर आप लोग लिमिटेशन में नहीं होंगे, संस्कार का मतलब कि हाँ भाई आपके घर के भी कुछ रूल नियम होते हैं, तो आप लोगों का परिवार तहस नहस हो जाएगा। सेम सा देश में भी है, ठीक है, अगर देश में संविधान नहीं है, अगर उस देश का चाहे बड़े से सर्वोच्च पद है, हमारे राष्ट्रपति के हाथ में बहुत सारी शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति को भी आर्टिकल 61 के तहत उसे महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटा दिया जाता है। यानी कि संविधान क्या करता है, बड़े से लेकर, ठीक है, बड़े से लेकर छोटे व्यक्ति तक बंदिशें लगाने का काम करता है कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सकते, वो अपनी मन मर्जी के खिलाफ काम, अपनी स्वतंत्र है वो आदमी, ठीक है। संविधान क्या कहता है कि आप स्वतंत्र हो, लेकिन आप इतने भी स्वतंत्र नहीं हो कि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे। ठीक है, तो आई होप जितनी बातें मेरे द्वारा आप लोगों को बता देनी चाहिए थी तो वो मैंने बता दी। आप सिंपल सा संविधान की परिभाषा लिखिए कि संविधान क्या होता है, मौलिक नियमों के, ठीक है, मौलिक नियमों के समूह को, ठीक है, मौलिक नियम के समूह को संविधान कहा जाता है। मौलिक नियमों के समूह को क्या बोला जाता है, संविधान बोला जाता है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो बिल्कुल यहां तक ले लीजिए। चलिए आगे की कहानी देखिए। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में, ठीक है, संविधान के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखना आप लोग, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं मैं, ठीक है, मैनेज कर लेना, बोल तो रहा हूं मुंह से, ठीक है, तो उसको आप लोग लिख लेना, नोट्स बिल्कुल डॉक्टर वाली इसमें लिखना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस अब भाई, अब जिसका नहीं आएगा समझ में उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लिखा हुआ बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा देख लेना, थोड़ा उसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, थोड़ा बहुत आप लोगों को
अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। ये नहीं, आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि सब हमको पक पका मिला, बढ़िया मास्टर जी की हैंड राइटिंग भी बढ़िया हो, ठीक है, मास्टर जी बोले भी स्लो मोशन में, और मास्टर जी हमको कंटेंट भी बढ़िया प्रोवाइड कराए। तो मास्टर जी हर एक चीज़ हर आदमी के लिए मैं वो सही नहीं बन सकता, ठीक है। तो तब तो हर आदमी के लिए सही भगवान ही बन जाता है, ठीक है, तो तब आदमी भगवान बन जाएगा। तो अब देखो भाई, संविधान के प्रकार आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। संविधान के प्रकार, अब संविधान के प्रकार आप दो टाइप से समझोगे। कैसे समझोगे, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। एक समझोगे दस्तावेज, दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा समझोगे राजनीति की, राजनीति की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, राजनीति की प्रकृति के आधार पर। दस्तावेज की बात करें, यानी कि बात हो रही है लिखित संविधान की, और बात हो रही है अलिखित संविधान की। अलिखित और लिखित संविधान। तो लिखित संविधान कहाँ का है, आपसे पहला लिखित संविधान पूछा जाता है, तो पहला लिखित संविधान है आपका कहाँ का, यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, और कब बना था ये, 1789 में बना था। और दूसरा लिखित संविधान का उदाहरण ले सकते हैं आप लोग, भारतीय संविधान का, ठीक है, जो कब तैयार हुआ था बनकर, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। हो गई इतनी बात। अगली बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, अलिखित संविधान में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका ब्रिटेन का संविधान हो गया, कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है, आपका कनाडा का संविधान हो गया, आपका इजराइल का संविधान हो गया, आपका न्यूजीलैंड का संविधान हो गया, आपका सऊदी अरब का संविधान हो गया, ठीक है। तो ये संविधान जो है अलिखित है, कहाँ के, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा, इजराइल और आपका सऊदी अरब, ठीक है। और लिखित संविधान कहाँ का है, यूएसए का। आपसे प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो आप कहोगे यूएसए, 1789 में, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप जो है, दूसरा टाइप क्या है भाई, दूसरा टाइप आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। दूसरा जो प्रकार है, राजनीति की प्रकृति के आधार पर। राजनीति की प्रकृति के आधार पर अगर हम चीजों को देखें, तो जो आपका एक तो है, दो टाइप्स का होगा, एक है एकात्मक संविधान, एक क्या है, एकात्मक संविधान है, और दूसरा है आपका संघीय संविधान। दूसरा क्या है, संघीय संविधान। जो एकात्मक संविधान है ये कहाँ का है, ब्रिटिश का, ठीक है, ब्रिटिश में कैसा है, एकात्मक संविधान है। और जो आपका अमेरिका हो गया, आपका कनाडा हो गया, और दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ के जो संविधान हैं वो कैसे संविधान है आपके, संविधान है आपके कैसे, संघीय संविधान के एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एकात्मक संविधान में आप लोगों को भारत भी देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत का झुकाव, भारत में राज्य की व्यवस्था तो है, लेकिन जो सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो किसके पास, ज्यादा शक्ति का जो आप कहें वेटेज है जो भार है, वो किसके पास है, आपके एकात्मक संविधान, वो आपके किसके पास है, केंद्र के पास है। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए बिल्कुल। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास की, ठीक है। तो अब भारत के संविधान के विकास से पहले हम थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं कि सबसे बड़ा संविधान, ठीक है, सबसे बड़ा संविधान अगर आपसे पूछा जाता है किसका, तो हमारे भारत का है, ठीक है। और छोटा पूछा जाता है तो वो किसका है, ठीक है। सबसे छोटा किस कहाँ का है, तो वो है आपका यूएसए का,
ठीक है। सबसे छोटा लिखा हुआ जो संविधान है वो कहाँ का है, यूएसए का है, ठीक है, जिसमें लगभग कितने आर्टिकल हैं, इसमें 7 आर्टिकल हैं, और हमारे वाले में कितने हैं, 395 है मूल में, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों से पूछा जाता है सबसे नया संविधान, लेटेस्ट पूछता है नया संविधान कहाँ का है, तो वो नेपाल का है, ठीक है। और नेपाल ने अपना संविधान, प्रश्न पूछा भी जाता है, पड़ोसी देश है हमारा, तो थोड़ा फिक्र रहती है हमारे पेपर बनाने वालों को। लेटेस्ट कहाँ का है, 20 दिसंबर 2015 को बनता है किसका, नेपाल का संविधान। ये सारे फैक्ट हैं जो आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है, थोड़ा लिख लेना आप लोग इनको, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो अब भाई वो लिखाने की तो मैं जरूरत नहीं समझता हूँ, ठीक है, वो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बता दिया आप लोगों की किस तरीके से डच पुर्तगाली कब आए, डच कब आए, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। लिखानी भी तो लिखा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब जहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ समझ में नहीं आता ना, तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा वीडियो का, अगर जो चीज़ आप लोगों को नोट करनी है उसको आप थोड़ा दोबारा देख लिया करो वीडियो, ऐसा कोई वो नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को भारत, क्या हेडिंग डालनी है आप लोगों को, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास हमको पढ़ना है तो थोड़ा सा हमको जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है हमारा वो समझना पड़ेगा, ठीक है। कंपनियों का आगमन कैसे होता है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, वो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि 1498 में पुर्तगाली कंपनी का यहाँ पर स्थापना होती है। उसके बाद 1600 में आपके अंग्रेजी कंपनी की स्थापना होती है। फिर से लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, सुबह पढ़ा है आपने, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। डच कंपनी 1602 में स्थापना। उसके बाद आती है आपकी डेनिश, और डेनिश की स्थापना होती है 1616 में। और उसके बाद आते हैं आपके फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना होती है वो होती है 1664 में। इस डाटा को आप लोग लिख लेना, ये कंपनी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1498 में पुर्तगाली, 1600 में अंग्रेजी, डच 1602, डेनिश 1616 और फ्रांस आपकी 1664। इतनी कहानी होगी। अब देखिए इसके आगे आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो अब एक चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, 31 दिसंबर 1600, ठीक है, ये डेट आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है। 31 दिसंबर 1600 को क्या होती है, स्थापना होती है ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है, जॉन मिल्डेन वान भी कहीं पर लिखा रहता है और कहीं पर आप लोगों को नाम लिखेगा जॉन वाट, और दूसरा शब्द रहता है इसके साथ जॉर्ज वाइट, ठीक है, जॉर्ज वाइट के द्वारा की जाती है। जॉर्ज वाइट, जॉन वाट नहीं ऑप्शन में, तो आप लोग किसकी तरफ जाओगे, जॉन मिल्डेन हॉल की तरफ जाओगे। उसके अलावा इनके द्वारा 15 वर्षों के लिए चार्टर प्राप्त किया जाता है महारानी एलिजाबेथ से, ठीक है। और ये चार्टर कब तक रहता है आपका, लगभग रहता है 1609 तक रहता है। अब देखिए इतनी कहानी हो गई, इतना तो आप लोगों ने समझ, जितना आप लोगों के लिए अभी इंपॉर्टेंट है बस उतना ही करना आप लोग, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के नजरिए से, ठीक है। इतना पता लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 31 दिसंबर 1600 को होती है, और जॉन वाट और जॉर्ज वाइट की मदद, जॉर्ज वाइट दोनों इसकी स्थापना करते हैं, और 15 वर्षों के लिए चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ये लोग प्राप्त करते हैं। क्लियर है। अब देखिए 2 महत्वपूर्ण युद्ध आप लोगों को ध्यान रखने हैं। कल ये युद्ध बिल्कुल एक्सप्लेन होंगे डिटेल वाइज, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा अलग सा रहता है मामला, और पॉलिटी के अंदर थोड़ा हमें सूक्ष्म में देना पड़ता है इनको। तो आप लोगों को 2 महत्वपूर्ण युद्ध है, एक है 23 जून
1757 को होता है भाई बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, यानी कि प्लासी का युद्ध। और इस प्लासी के युद्ध के अंदर जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है वो होता है रॉबर्ट क्लाइव। कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव होता है। और जो बंगाल की तरफ से लड़ रहा होता है, जो बंगाल का नवाब रहता है वो रहता है सिराजु उद्दौला, ठीक है, सिराज उद्दौला। और इनके बीच ये युद्ध होता है बैटल 23 जून 1757 को। और इसमें क्या हो जाती है? रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है। जितनी बातें अभी के इस लेक्चर के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बस वो बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। जीत किसकी हो जाती है? रॉबर्ट क्लाइव की हो जाती है। और सिराज उद्दौला की इसमें क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और ये जीत किसके धोखेबाजी के कारण होती है? चलिए दोस्तों, थोड़ा सा साउंड का इशू रहा होगा, थोड़ा कम आया होगा साउंड, लेकिन इतना आया होगा कि आप लोगों को अच्छे से सुनाई दिया होगा। इतना तो साउंड आया ही होगा क्योंकि माइक कनेक्ट करना भूल गया था मैं। तो खैर कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि 23 जून 1757 को होता है बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी आपका कहाँ है? आपका बंगाल में पड़ती है, बिहार के आसपास की जगह है वर्तमान की, और भागीरथी नदी के तट पर है। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है। सिराज उद्दौला बंगाल सेना का नेतृत्व कर रहा होता है, नवाब रहता है बंगाल का। और इसमें मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराज उद्दौला की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये युद्ध वो हार जाता है। और जो रॉबर्ट क्लाइव रहता है इस युद्ध को जीत जाता है, तो वो मीर जाफर को यहाँ का कठपुतली नवाब बना लेता है। कठपुतली यानी कि जैसा अंग्रेज चाहेंगे वैसा ही होगा, जितना चाहेंगे उतना लूटेंगे बंगाल को। तो खुली छूट एक तरफ से बंगाल को लूटने वाली मिल गई। और जो ये बैटल प्लासी है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा युद्ध था जिसने अंग्रेजों की नींव भारत में रखने का काम किया, तो वो था आपका बैटल ऑफ प्लासी। और निर्णायक युद्ध कौन सा साबित होता है? वो होता है आपका बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं यहाँ पर, शायद ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रही है, थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, अब ठीक होगा। तो आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कौन से युद्ध के बारे में? हम पढ़ने वाले हैं बक्सर के युद्ध के बारे में, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं? मिटा लेते हैं यहाँ पर। तो आइए दोस्तों, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। ये डेट पूछी जाती है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। एक 23 जून 1757 और दूसरा 22 अक्टूबर 1764। तो इसी टाइम पर होता है आपका कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध होता है। और ये बक्सर का युद्ध जो है, ये बक्सर जो जगह है ये क्या है? बिहार का एक शहर है, ठीक है। बिहार का एक शहर है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये युद्ध होता है, एक तो होता है अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा होता है वो है हेक्टर मुनरो, ठीक है। और दूसरा आपका है वो है संयुक्त सेना, ठीक है। जो दूसरी साइड जो युद्ध करती है वो है संयुक्त सेना। संयुक्त सेना कौन बनाता है? मीर कासिम बनाता है, ठीक है। ये क्या एक बुलावा भेजता है लड़ने के लिए शाह आलम सेकंड को, जो मुगल शासक हैं उस टाइम पे। और दूसरा अवध का नवाब रहता है सुजाउद्दौला, ठीक है। इनसे हाथ मिला लेता है और इनको बोलता है कि हमें क्या करना है? अंग्रेजों को खदेड़ना है। देर आए पर दुरुस्त आए, लेकिन आए पर फिर हार गए, ठीक है। तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और इन तीनों की संयुक्त सेना क्या हो जाती है? हार जाती है। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है? बंगाल में द्वैध शासन की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब होती है? तो ये होती है 1765 में, ठीक है। द्वैध शासन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत क्या होता है? आपको
शासन का जो अधिकार है, यानी कि शासन के अधिकार को बोलते हैं इनके यहाँ पर निजामत का अधिकार। ठीक है, निजामत ये तो कौन रहेगा, बंगाल का नवाब रहेगा, लेकिन जितने भी टैक्स होगी, वसूली होगी, दीवानी के अधिकार होंगे, यानी कि संपत्ति संबंधित जो अधिकार होंगे वो किनके हाथ पे रहेंगे, वो रहेंगे अंग्रेजों के हाथ पे। ठीक है, तो दीवानी के अधिकार किसके पास रह गए, अंग्रेजों के पास रह गए। ठीक है, तो अंग्रेज जितना चाहे उतना वहां से क्या क्या कर सकते थे, राजस्व लूट सकते थे। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है यहां तक की। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इतनी चीजें जो जितना अभी तक आप लोगों को बताया गया है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि कौन कौन से यहाँ पर एक्ट आए। ठीक है, अब देखो जब ये कंपनी बहुत ही मतलब अत्याचार करने लग गई, भ्रष्टाचार करने लग गई यहाँ पर 1765 से लेकर आपका ये वारेन हेस्टिंग जब से यहाँ आता है गवर्नर बनकर बंगाल के वाले क्षेत्र में, तो ये अत्यधिक लूट मचा लेता है। ठीक है, और बहुत सारा धन ये लूटने लग जाते हैं। तो होता क्या है कि जो आपका जो जिन्होंने इनको, ठीक है, यानी कि जो ब्रिटेन हैं वो क्या करने लग जाते हैं, इन कंपनी को रेगुलेट करने लग जाते हैं, यानी कि इन पर नियंत्रण कसने के लिए अलग अलग क्या लाते हैं, एक्ट लाते हैं, अधिनियम लाते हैं। तो वहीं से ही क्या करना होता है, हमें भारतीय इतिहास को समझने, ठीक, भारतीय जो संविधान है उसको समझने के लिए हम उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब देखिए हमने कहाँ तक पहुँचना है, हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ करना है पढ़ना, और कहां तक पढ़ना है आपका, सीधा पढ़ना है आपका 1947 के भारतीय शासन अधिनियम तक हमने चीजें पढ़नी है। तो देखिए आप लोग, ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे आप लोग, भारत का, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास आप लोगों ने हेडिंग डालनी है। एक साइड आप लोग क्या लिखोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन कौन से एक्ट लाए गए, जब इनका काल था यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन कौन से एक्ट आए, और ब्रिटिश क्राउन के समय कौन कौन से एक्ट आए, ब्रिटिश क्राउन के समय, दोनों को हमने यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पर टाइम रहता है, तो ये लगा लीजिए आप लोग 1757 से ले लीजिए और कितना 1857 तक। ठीक है, और इनका ब्रिटिश क्राउन का आप लोग मान लीजिए कितना, 1857 से लेकर, या आप कह सकते हो कि 1857 में तो क्रांति आई थी, 1858 तक इसे मान लीजिए, और 1858 से लेकर आप लोग मानेंगे कहाँ तक, 1947 तक इनका यहाँ पर क्या रहता है, राज रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ पर शासन कर रहे थे ब्रिटेन वाले, लेकिन बाद में जो ब्रिटिश क्राउन है वो पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं, खुद यहाँ पर शासन करते हैं। तो कौन कौन से अधिनियम आए, क्या क्या आए, तो हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत वाले हमने पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा संभावना यहीं से रहती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये हो गया। दूसरा हमने यहां पर पढ़ना है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये आया आपका 1781 में। ठीक है, ये क्या था, इसकी जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी उसको सुधार करने के लिए आया। फिर इसके बाद आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स, एक को पढ़ना है हमने ढंग से। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ये आता है आपका कब, ये आता है 1784 में आता है। फिर आता है चौथा आपका 1786 का अधिनियम आता है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट कहें या अधिनियम कहें, ये आता है आपका 1793 का। ठीक है, इन सब को हमने पढ़ना है। उसके बाद हमने क्या करना है, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट सीधा 20 साल आगे बढ़ोगे आप लोग, 1813 का। फिर हमने पढ़ना है चार्टर एक्ट कब का, 1833 का। ठीक है, और फिर हमने पढ़ना है कब का, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, नहीं दिख रहा है। ठीक है, 1813 के बाद नहीं दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, चार्टर
6 हो गया, 7वां, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833। फिर हमने पढ़ना है कौन सा, 8वें क्रम में पढ़ना है हमने चार्टर एक्ट 1853। ये हो गया। कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम इनको पढ़ना, ठीक है। आज ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला ही वीडियो था आप लोगों के लिए। अब देखिए इतना हो गया। फिर हमने क्या करना है, ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के समय जो यहाँ पर क्या है अधिनियम आए जो पारित हुए, वो कौन कौन से थे उनको भी हमने पढ़ना है। एक पढ़ना है हमने भारत शासन अधिनियम 1858। एक पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1858। दूसरा हमने पढ़ना है यहाँ पर भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ना है भारत परिषद एक्ट 1892 हमने पढ़ना है। देन हमने कौन सा पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे आप मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हो, 1909 वाला पढ़ना है। फिर हमने पढ़ना है आपका भारत शासन अधिनियम मार्टेक चेम्सफोर्ड वाला जो है, भारत शासन अधिनियम कितने का, 1919 का। फिर हमने पढ़ना है किसके बारे में, भारत शासन अधिनियम 1935। फिर हमने यहाँ पर पढ़ना है किसके बारे में, अगस्त जो प्रस्ताव है, इसका भी हमारी पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगस्त प्रस्ताव 1940। 8वां हमने पढ़ना है क्रिप्स मिशन पढ़ना है हमने 1942 तक का, 1942 का। फिर हमने वेवेल योजना, ये प्रश्न तो पूछे जाते हैं कि वेवेल योजना कब आई, 1945, ठीक है। उसके बाद शिमला समझौता 1945, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946, आपको पता रखना है इसके बारे में। उसके बाद हमने पढ़नी है माउंट बेटन योजना 3 जून 1947। ये डेट भी पूछी जाती है, इसे आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो भाई जो हमारी कल की क्लास होगी, ठीक है, उसमें जितना हमसे क्या हो जाएगा कल की क्लास में कवर होगा, ठीक है, लगभग हम क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर जो एक्ट पारित हुए उनको पढ़ने का क्या करेंगे, कल की क्लास में प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हमने पढ़ना है पूरा आप लोग देखिए थोड़ा सा, ठीक है। साइट हट जाता हूँ, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। भारत का संवैधानिक विकास के अंदर एक तो हमने उन एक्ट को पढ़ना है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान पारित हुए, चाहे वो कब होंगे, 1757 से लेकर 1858 के बीच में। दूसरा हमने पढ़ना है ब्रिटिश क्राउन के समय जो एक्ट पारित हुए भारत में 1858 से लेकर 1947 के बीच। तो जो हमारी कल की क्लास रहेगी, ठीक है, तो उसमें हमें जितना हो सकता है उतना हम इन सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 इसके बारे में पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर 1786 का अधिनियम पढ़ेंगे, चार्टर अधिनियम 1793 का पढ़ना है, चार्टर एक्ट 1813 का पढ़ना है, चार्टर एक्ट 1833 का पढ़ना है, चार्टर एक्ट 1853 का हमने पढ़ना है। तो ये सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम ड्यूरेशन के हैं। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के समय जो भी एक्ट, जो कानून पारित हुए, जो भी भारत से संबंधित थे, जिनका इफेक्ट हमारी जो आज की पॉलिटी है उस पर पड़ा, ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद एक्ट 1892 ये हमने पढ़ना है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, 1909 हमने वो पढ़ना है। कौन सा है
मार्टिंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का, जिसे आप भारत शासन अधिनियम 1919 कहते हैं, उसे भी हमने पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका बहुत सारा हिस्सा हमारे पॉलिटी में देखने को मिलता है, भारत शासन अधिनियम 1935 को भी हमने पढ़ना है। अगस्त प्रस्ताव 1940 का हमने पढ़ना है। क्रिप्स मिशन जो है 1942 का, उसके बारे में पढ़ना है। बेवेल योजना 1945 के, उसके बारे में हमने पढ़ना है। शिमला कन्वेंशन, शिमला समझौता जो है आपका 1945 का, उसके बारे में हमने पढ़ना है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है, उसको हमने समझना है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 तक हमने इसको फाइनल कर लेना है अपने कल के आने वाले लेक्चर में। तो देखेंगे कल कितना होता है, क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से आज का वीडियो रहा, उसी शुरू में थोड़ा सा आप लोगों को साउंड का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, लेकिन 20 से 26 मिनट तक का ही वो टाइम होगा जब आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वीडियो को देखने में। तो दोस्तों कल का वीडियो, ठीक है, सुबह हम मॉडर्न हिस्ट्री रिकॉर्ड करेंगे, शाम को हम पॉलिटी रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से हमारा कर्म चलता रहेगा। बाकी जय हो, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट सेशन में।